प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी पहुंचे गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब, राज्य और देश की सुख समृद्धि शांति की कामना। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड पुलिस की सख्ती, 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। उत्तराखंड में सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षारत 662 पदों के लिए 23,000 लोगों ने किया था आवेदन। रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार कराने आए घायल आपस में भिड़े, जमकर चले लात घुसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचकर शीश नवाया, साथ ही धामी अरदास में भी शामिल हुए। धामी ने राज्य और देश की सुख शांति की कामना की। गुरुद्वारा नानक मत्ता प्रबंधक कमेटी द्वारा उन्हें गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब का स्मृति चिन्ह, तलवार और स्वरूपा भेंट किया गया। इसके बाद सीएम धामी धार्मिक डेरा कार सेवा पहुंचकर डेरे के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह से भेंट करने पहुंचे, साथ ही लंगर पानी भी चखा। आगे बढ़ाने का काम किया, आगे भी वो इसी तरह से बढ़ाते रहे। भगवान उनको हमारे साथ जो है उसका कृपा करें और देश को आगे बढ़ाए, देश को तरक्की हो, देश को और तेजी से आगे बढ़ाए। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए पीड़ादायक खबर सामने आ रही है। करीब 400 प्रश्न गलत पाए जाने पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले साल सितंबर में कराई गई सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने पूछे गए प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए थे और आयोग से शिकायत भी की थी। अभ्यर्थियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए आयोग ने विशेषज्ञों से प्रश्न पत्रों का परीक्षण कराया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, कैशियर, लेखा परीक्षक, कार्यालय सहायक तृतीय के 662 पदों पर भर्ती के लिए 5 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति जारी की थी। रिक्त पदों के सापेक्ष करीब 23,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन की जांच के बाद इस परीक्षा के लिए 18,640 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए देहरादून में 6, नैनीताल में 4, हरिद्वार में 3, पौड़ी गढ़वाल में 2 और चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में एक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ऑनलाइन परीक्षा 12 से 14 सितंबर 2021 के बीच 6 पालियों में कराई गई। 3 दिन चली परीक्षा में 9,341 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देहरादून को फूड सिटी के नाम से भी जाना जाता है और अब देहरादून फास्ट फूड की दुनिया में पहाड़ी व्यंजन भी अपनी जगह बना रहे हैं, जिसमें मंडवे की बात करें तो कल देहरादून के सर्वे चौक पर न्यू दून स्पाइसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि पहाड़ का स्वाद मंडवे के साथ मतलब यहाँ मंडवे निर्मित व्यंजन का स्वाद आप चख सकेंगे, जो कि स्वाद के साथ हेल्थी भी है। आज ये न्यू दून स्पाइसी रेस्टोरेंट की थीम है कि पहाड़ का स्वाद मंडवे के साथ। इसकी ओपनिंग करने का मौका मिला, कुछ व्यंजनों को चखने का भी मौका मिला, क्योंकि आज हमारे पहाड़ी व्यंजन पूरे देश में नहीं विश्व में इतनी डिमांड हो गई है। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे हमारा लाल चावल हो, चाहे रामदाना हो, चाहे चोनी हो, चाहे मड़वा हो, चाहे झूरा हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसलिए आज बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी इसकी डिमांड है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस रेस्टोरेंट के माध्यम से हमारे व्यंजनों के 50 सालों को भी लाभ मिलेगा। मैं इस रेस्टोरेंट के उच्च भविष्य की कामना करता हूँ। बेकार भी क्या है, बहुत डेंजर चीज़ है। लोग बचना चाहते हैं, उनका ऑप्शन ही नहीं है। और ऑप्शन अब जब उनका ऑप्शन होगा तो वो जरूरी नहीं कि वो वही खाएंगे, फिर उसको अपना काम के महत्व को, खाने के महत्व को चेंज करेगा और चेंज करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा मुझे उम्मीद है उनको ऑप्शन आएगा तो वो भी लोग भी स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हमारे युवाओं के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा उसको वो मान्यता दे रहे हैं और उसको खा रहे हैं, तभी हमने कोशिश की कि इसको अच्छे रूप में आगे काम करें। ये है। उत्तराखंड पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश भर में 258 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी 13 जिलों में ये अभियान चलाया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक धार्मिक स्थलों से 258 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में सवाल उठने शुरू हुए थे। न्यायालयों में तमाम लोगों ने PIL दाखिल कर इन्हें उतरवाने की मांग की थी। ध्वनि प्रदूषण को आधार बनाकर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस ने भी अभियान शुरू कर दिया है। कुछ स्थानों पर लोग खुद भी लाउड स्पीकर उतार रहे हैं।
बीती 14 जून को जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मदरसा मोहत मिम ने लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर मदरसा इमदादुल इस्लाम में मीटिंग की। इसमें हरिद्वार जिले के धार्मिक गुरुओं और मौजूद लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी शिरकत की। मुफ्ती रियासत अली ने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, इसलिए हम सब का फर्ज है कि सरकार और अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज डेसिबल यंत्र के हिसाब से रखें। वहीं विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अदालत ने ये फैसला सभी मजहब के लोगों के लिए सुनाया है, इसलिए कोई ये मत समझे कि किसी एक वर्ग पर ये नियम लागू होंगे। विधायक ने कहा कि शीघ्र ही रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढंडेरा मदरसा के पास गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन को हटवाया जाएगा। वहीं एलटी कला का परीक्षा परिणाम नहीं आने को लेकर छात्राओं ने खानपुर विधायक उमेश कुमार से मुलाकात की। 30 से अधिक छात्राओं ने विधायक उमेश कुमार से मिलकर बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने एलटी कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम आउट नहीं हुआ है, जबकि बाकी विषयों का परीक्षा परिणाम दिसंबर में आ चुका है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने छात्राओं की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहाड़ों के गांव-गांव तक कौशल विकास रथ पहुंचेगा। राज्य के अंदर कौशल विकास को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कौशल विकास रथ निकाला गया, जिसको हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कौशल विकास के जरिए तराई से लेकर पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में युवा वर्ग को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ना सरकार का मकसद है। देखिए, कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं उन सब पे ये जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं, इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पज़ यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो, युवा इससे जुड़ें, स्किल्ड बने और स्वावलंबी हो जाए। चमोली जिले की नीति घाटी के भापकुंड में ओसिस कंपनी के खिलाफ स्थानीय जनता द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व कंपनी का एक वाहन पिक नदी में बह गया था, जिसे स्थानीय ड्राइवर संदीप ग्राम कोसा जोशीमठ निवासी चला रहा था, जो कि नदी में बह गया था। लेकिन अभी तक कंपनी द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए घाटी के लोगों में आक्रोश और स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी मनमानी कर रही है। अगर शीघ्र मुआवजा नहीं मिला तो शीघ्र ही बड़ा जन आंदोलन होगा। रुड़की के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी कर दिया। यहाँ तक कि झगड़ा कर रहे व्यक्ति को देखने आए अपने चाचा को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में हुए झगड़े में घायल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेटपुर गांव निवासी दो सगे भाइयों गुल सितार और औरंगजेब में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामले में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें घायलों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। यहाँ घायलों का उपचार चल रहा था, उन्हें देखने उनका चाचा शौकीन भी आ गया। इस बात से एक भतीजा नाराज हो गया। उसने शौकीन पर दूसरे भतीजे का पक्ष करने का आरोप लगाया। इस बात को लेकर एक बार फिर से दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो गई। इस बीच एक भाई ने चाचा पर भी हमला कर दिया। देखते ही देखते दो गुटों में बटे परिवार के लोगों में लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई और फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। वहीं घटना के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं अस्पताल चौकी से मात्र 10 कदम की दूरी पर हुई इस घटना में बीच बचाव या किसी कार्रवाई के लिए पुलिस कर्मी नहीं आए। मौके पर एक दो होमगार्ड मौजूद थे, जो कि तमाशबीन बने रहे। सितारगंज के पंडरी गांव में अज्ञात लोगों ने साजिद मलिक नाम के व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वहीं चाकू लगने से साजिद मलिक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि साजिद मलिक के नाम के व्यक्ति को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। साथ ही बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा साजिद मलिक पर हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं साजिद मलिक पेट पर चाकू लगने से बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं बेहतर उपचार के लिए साजिद मलिक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नगर पंचायत थराली द्वारा नगर क्षेत्र में कूड़ा ट्रैचिंग ग्राउंड बनाने को लेकर नगर पंचायत सिमलसेन के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर कूड़ा ट्रैचिंग ग्राउंड बनाने की नगर पंचायत बात कर रहा है, उस स्थान पर ग्रामीणों की कृषि भूमि, आवासीय मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। वहीं ग्रामीणों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल का घेराव कर एक ज्ञापन सौंपा।
हमारी वहाँ पे ऐसी वो है, क्योंकि हमारा वहाँ पे वो मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है। हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकाने हैं, दुकानें हैं। वहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप है। वहाँ पे हमारे बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता है, इसलिए हम वहाँ पे वो रुकाने चाह रहे उसको। और वहाँ पे हमको जानवरों की भय होगी, कल के दिन हमारे बच्चों पे हमला करेंगे वो, और वो हमारे नदी प्रदूषण हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी, उसमें खेती बाड़ी में बंदर काम नहीं करने देंगे। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डंपिंग बना हुआ है वहाँ बहुत आफत आ चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं। इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बस हमारा गांव की महिलाओं का यही कहना है कि वहाँ नहीं बनना चाहिए। आज यहाँ पे मिला, उन्होंने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, अगर हो सकता तो हम रोक सकेंगे। कि ये लोग खाली ऐसी बोल रहे हैं, आगे कागज़ भेजने को बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध किस विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गांव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमासण गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन के तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं। तो वो बहुत बेकार है। कुल मिला के मेन रोड है, प्लस पेट्रोल पंप बाजू में है, लोगों का घर है वहाँ। कूड़ा डंपिंग जोन कुछ दिख नहीं रहा वहाँ। अगर ऐसे ही रहा, वहाँ से नहीं हटाया, आंदोलन करेंगे। फिर हम तहसीलदार एडीएम साहब के पास जाएंगे। नहीं होगा तो कॉपी सट जाएंगे हम, नहीं होगा तो तुम जाएंगे हम। बाकी अपने सोशल मीडिया गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभा दिखाई। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पत्नी की हत्या के आरोपी को लेकर उत्तर प्रदेश की बनारस पुलिस कलियर पहुंची। यहां आरोपी की निशानदेही पर 1 वर्ष पूर्व कब्र में दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया, जिसकी डीएनए और फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बनारस थाने में दर्ज हत्या के मुकदमों के सबूत कलियर की जमीन में दफन है। बनारस के थाना कैंट में दर्ज मुकदमे के अनुसार शरीफ हाशमी के खिलाफ एक युवती को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसाना और धर्म परिवर्तन करवाना और फिर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2020 में युवती से शादी की थी और तब से वो उसके साथ रह रही थी। कुछ दिन बाद युवक कलियर आ गया और यहाँ 2021 में उसकी मृत्यु हो गई थी। शव को दफना दिया गया था। युवती के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो शरीफ ने शव कलियर में दफनाने की बात कबूली। बनारस पुलिस ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से फॉरेंसिक टीम और डॉक्टरों की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला और डीएनए और फॉरेंसिक जाँच के लिए लैब भिजवाया। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को जबरन प्रति माह 2 किलो दाल चना 57 रुपए प्रति किलोग्राम देकर मुफ्त में प्रदेश की जनता पर एहसान जता रही है, जबकि खुले बाजार में दाल चना का भाव फुटकर में 50 से 52 रुपए प्रति किलोग्राम है। नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधन वाले राज्य प्रदेश के एनएफएसए कार्ड धारकों को 33 रुपए प्रति किलोग्राम और एपीएल को 43 रुपए प्रति किलोग्राम दाल चना वितरण कर रही है। हिमाचल सरकार कई अन्य वस्तुएं बहुत कम रियायती दरों पर कार्ड धारकों को मुहैया करा रही है, जो कि जनता को बहुत बड़ी राहत है। लेकिन हमारी लोकप्रिय सरकार जनता को रियायत देने के बजाय लूटने का काम कर रही है। दोनों प्रदेश कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन से ही दाल की आपूर्ति कराते हैं। सरकार को थोड़ा बहुत अनुसरण हिमाचल सरकार का करना ही चाहिए। दरअसल सरकार प्रदेश के सरकारी सस्ता गला विक्रेताओं की दुकान पर ये जो दाल चना है उसको वितरित करवा रही है 57 रुपये प्रति किलो। और आलम यह है कि अगर हम खुले बाजार की बात करें, फुटकर की बात करें, तो 50 रुपये 52 रुपये किलो दाल खुले बाजार में आसानी से मिल रही है। इसमें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, सरकार या तो सब्सिडी पे पैसा लुटा रही है तो किस बात का पैसा लुटा रही है। अगर वो जनता को सस्ता दे रही है तो जनता को सस्ता उसको दिखना चाहिए। 50-52 रुपये की चीज़ 57 रुपये में, वो भी जबरन कार्ड धारकों को 2 किलो दाल ये देने का काम कर रहे हैं। कार्ड धारक को अन्य सामान जब मिलेगा जब वो दाल लेगा। भाई कोई जबरदस्ती आप उस पर कैसे थोप सकते हो?
अब बाजार में, खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा है, 50, 52, 53 रुपए में वो दाल आसानी से ले सकता है, तो उसको क्यों थोपा जा रहा है। दूसरी बात, हमारा कहना है कि अगर सरकार सस्ती दाल नहीं दे सकती तो कम से कम लूटे भी ना, और सरकार को हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश पे सीख लेनी चाहिए। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो NFSA के कार्ड धारक है, अंत्योदय के, उनको 33 रुपए किलो ये दाल चना दे रही है और 43 रुपए किलो APL वालों को दे रही है। लेकिन हमारी जो लोकप्रिय सरकार है, दरिया दिल सरकार है, प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है, 57 रुपए किलो दाल दे रही है। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे शासन में, शासन के सामने ये बात रखेंगे कि आप किस बात की सब्सिडी दे रहे हैं, किस बात पे सब्सिडी के नाम पे पैसा लुटाया जा रहा है, ये क्या झोल है, क्या ये खेल है, ये बंद होना चाहिए। अब इसको बहुत जल्दी हम इसके शासन में रखेंगे कि अगर आप सस्ती दाल नहीं दे सकते तो लूटो तो मत, ये मामला है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।